आपने गाना सुना, यह एक मजदूर की गाथा को दर्शाती है जो आज का विषय है। यह विषय बहुत ही गंभीर है। इसे हर एक बिहारी को ध्यान से सुनना चाहिए, उस दर्द को समझना चाहिए। और जहां तक जो अभ्यर्थी हैं, जो पीसीएस दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, ये दोनों जगह मुख्य परीक्षा में नियमित अंतराल पे ये पूछे जाते रहे हैं। तो अभी जो यूपीएससी के मेंस देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से सुनिए। ब्रिटिश भारत के समय से ही बिहार एक श्रम प्रधान राज्य बना हुआ है। यहाँ के मजदूर अपनी रोजी रोटी के इंतजाम के लिए पलायन करते रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो विषय है, उसका टॉपिक है गिरमिटिया पद्धति, इंडेंचर सिस्टम। तो इस इंडेंचर सिस्टम को समझेंगे। इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने के लिए मैंने जो प्रश्न पूछा गया है आपके पिछले एग्जाम में, उस प्रश्न को ले लिया है और इसी के इर्द गिर्द हम पूरी कहानी को हम देखेंगे, समझेंगे। प्रश्न जो आपका पूछा हुआ है कि गिरमिटिया पद्धति से आप क्या समझते हैं। 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में समुद्र पारिता पारंगत के क्या कारण थे। बिहार के विशेष संदर्भ में गिरमिटिया पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को जब मैं देखा पहली बार, तो समुद्र पारिता पारंगता का मीनिंग मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर जब इसका इंग्लिश वर्जन देखा इसका, तो इसमें लिखा था ओवरसीज इमिग्रेशन। तब ये यहाँ पे बात साफ हो जाती है। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले, इस प्रश्न को हल करने से पहले, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूं, जिससे आप इसके दर्द को, इस कहानी के मर्म को आप समझ पाएंगे। गिरमिटिया पद्धति, इंडेंचर सिस्टम, या एंटीगुआ 1823 का यह पिक्चर है। ये जो आप देख रहे हैं, गन्ना काटते हुए किसान, और ये जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जो घोड़े पे हैं, टांगे पे हैं। ये जो है जब काम करने के बाद ये फुर्सत में आप होते थे मजदूर, तो उस समय का ये पिक्चर है। जंगली क्षेत्र में ही काम करते थे, वहां ही वो झोपड़ियों में रह लिया करते थे। एक और पिक्चर है जिसे मैं दिखाना चाहूंगा। ये है त्रिनिदाद में भारत के जो गिरमिटिया मजदूर भेजे गए थे, उनकी एक तस्वीर है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें आपको गरीबी, मजबूरी सब कुछ दिखाई देगी। तो चलिए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गिरमिटिया पद्धति क्या है और यह कैसे आया। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गिरमिटिया पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जब आपसे पूछा जाता है क्या है, जैसे किसी से पूछते हैं आप कि फलाने का नाम क्या है, तो जब वहां पे क्या है ऐसे आता है, तो आप सीधा सा कोई बता देता है कि इसका नाम राम है या रहीम है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि
उस व्यक्ति के बारे में आप क्या समझते हैं, तब आप थोड़ी चर्चा ज्यादा करनी होती है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पूछा गया है आप क्या समझते हैं, तो देखिए इंडेंचर सिस्टम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, गिरमिटिया आपत्ति को। इंडेंचर का सामान्य अर्थ जो होता है एग्रीमेंट होता है। इंग्लिश में ही इंडेंचर का जो साइनोनिम्स वर्ड है वो है एग्रीमेंट, और इंग्लिश का जो यह शब्द है एग्रीमेंट अपभ्रंशित होकर हिंदी क्षेत्रों में गिरमिट कहलाने लगा। हिंदी क्षेत्रों में गिरमिट कहलाने लगा। जैसे मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि जिनके घरों में जो किसान परिवार से हैं, जिनके घरों में ट्रैक्टर होते हैं या बाइक्स भी हैं या फीटर जो डीजल इंजन होती है, उन सब के साथ में ना एक रिंच होती है जिसे जो सही भाषा में जो बोलते हैं वो स्लाइड रिंच बोलते हैं। स्लाइड रिंच माने खिसका करके उसका नंबर एडजस्ट किया जाता है, लेकिन इसे लोगों ने अपभ्रंशित करके क्या कर दिया है, सलाई रिंच, दिया सलाई वाला सलाई रिंच। मैं भी हम हमारे यहाँ भी ऐसे सलाई रिंच ही बोला जाता है। मैं समझ नहीं पाता था कि इसमें दिया सलाई का कुछ कनेक्शन तो है नहीं, सलाई रिंच क्यों बोलते हैं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये एक्चुअली स्लाइड का अपभ्रंश रूप स्लाइड बन गया है और इसे लोग स्लाई रिंच बोलते हैं। उसी तरह से एग्रीमेंट को गिरमिट कहने लगा। अब देखेंगे कि एग्री में ग्रीमेंट जो है गिरमेंट, तो ये जो है गिरमिट बन गया। गिरमिट पद्धति क्या है, तो यह एक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है दास्ता की एक प्रणाली है। एक तरह की पहले गुलाम हुआ करते थे, उसके बाद जो इसे कॉन्ट्रैक्ट वाला गुलाम कह सकते हैं, उसके बाद फिर क्या आया, बंधुआ मजदूर आया, और बंधुआ मजदूर उन्मूलन के बाद वर्तमान के जो आधुनिक मजदूर है वो आए। तो गिरमिटिया पद्धति की एक प्रणाली थी जिसके द्वारा 16 लाख से अधिक भारतीयों को गुलामों के विकल्प के रूप में यूरोपीय उपनिवेशों में ले जाया गया था। इसके अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी के शर्तों के तहत अन्य देशों में ले जाया जाता था। इनके मुख्य शर्त ये होते थे कि आप मजदूरी के लिए 5 या 10 वर्ष की अवधि के लिए जाएंगे, अवधि पूरा होने के बाद आप वापस लौट सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी श्रमिक अपने स्वदेश लौटे। गिरमिटिया पद्धति के पहले विश्व भर में गुलाम प्रथा, दास प्रथा प्रचलित थी। 1820 के दशक में यूरोप में एक नए तरह के उदार मानवतावाद ने जन्म लिया, जिसमें दास प्रथा को अमानवीय करार दिया जाने लगा। 1833 में क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने स्लेवरी एबोलिशन एक्ट, गुलामी उन्मूलन अधिनियम को पास कर दिया, जिसमें प्रावधान था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों में गुलामी का क्रमिक उन्मूलन किया जाएगा। तत्पश्चात 1830 से 60 के बीच 1830 से 60 के बीच ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश, फ्रांसीस और पुर्तगालियों ने अपने अपने सभी क्षेत्रों में गुलामी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे आपका एक प्रश्न 67वीं के पीटी में भी आया था कि गुलामी प्रथा का भारत में उन्मूलन कब हुआ था। वही 1830 से 60 के बीच में, जिसमें बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था, क्या सही है क्या गलत है। तो जो आयोग ने जो आंसर दिया था वो सही था। जब आप उसके प्रत्येक शब्द को देख करके जाएंगे तो आप देखिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है 1833 में ही क्या कर रही है, स्लेवरी एबोलिशन एक्ट को पास कर दिया है। लेकिन 1843 में भारत में पूर्णतः उसको ये कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अभी हम लोग मेंस की तरफ देखेंगे।
ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार जो है आप जानते हैं कि अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तक था। उन्हें नए श्रमिकों की लगातार आवश्यकता थी, लेकिन दास प्रथा को अमानवीय करार दिए जाने से अर्थात बैन कर देने से श्रमिकों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने या शासकों ने इसके लिए एक नया कंसेप्ट डेवलप किया, अनुबंध श्रम की नई अवधारणा विकसित की, जिसे आप इंडेंचर सिस्टम या गिरमिटिया पद्धति कहते हैं। 1834 में अंग्रेजों ने भारतीय मजदूरों को मॉरिशस में भेजना प्रारंभ कर दिया। डच और फ्रांसीसी ने भी ब्रिटिश इंडेंचर सिस्टम का अनुसरण किया, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में किनका किनका शासन था। अंग्रेज सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी, सबका यहाँ पे शासन था। तो ब्रिटिश ने जब यह सिस्टम स्टार्ट किया तो बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण शुरू कर दिया। इस प्रकार 1878 तक भारतीय मजदूर गुयाना, त्रिनिदाद, नटाल, सूरीनाम और फिजी जैसे देशों में काम करने लगे। आगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या था, मॉरिशस ही क्यों जा रहे थे, उनको वहां क्यों भेजा जा रहा था, सारी चीजों को मैं क्लियर कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए। तो पहले एक थोड़ा सा अंतर समझ लेते थे कि जब ये भी दासी था, गिरमिटिया मजदूर भी एक प्रकार का दासी था, हालांकि वो एक अनुबंधी था, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गया था। तो दोनों में अंतर क्या थे, उस अंतर को देख लेते हैं। तो गुलाम वे लोग थे जिन्हें दूसरे की कानूनी संपत्ति माना जाता था। उन्हें उनकी बात मानने और उनके लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी कि जो उसका मालिक है उसकी संपत्ति है गुलाम। लेकिन गिरमिटिया मजदूर श्रमिक थे, उन्हें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए गए थे जिसके द्वारा वे परिवहन, भोजन, कपड़े और आश्रय के बदले में कुछ निश्चित वर्षों तक काम करने के लिए सहमत हुए थे, जो एग्रीमेंट कराया गया था। तो क्या था, 5 या 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। गुलाम जो है जीवन भर के लिए होते थे, जीवन भर काम करते थे, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती थी। लेकिन जो गिरमिटिया मजदूर थे वो अनुबंधित वर्षों अर्थात 5 वर्ष या 10 वर्ष जितने के सालों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है उसके लिए वे काम करते थे। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद उसे छोड़ दिया जाता था या वो खुशी खुशी वापस आते, बहुत सारी इसमें बुराइयां थी, लेकिन उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। सामाजिक पहचान के रूप में गुलाम जो होता था स्वामिकों की निजी संपत्ति समझे जाते थे और उनके पास कोई अधिकार नहीं था। वहीं गिरमिटिया मजदूर के पास आजादी थी, कुछ अधिकार मौजूद थे। गुलाम जो है गुलामी जीवन भर की स्थिति थी और वे अनंत काल के लिए गुलाम थे, जबकि गिरमिटिया जो है अनुबंध अवधि के दौरान गिरमिटिया मजदूरों को अनुबंध की जो अवधि है उसके दौरान उन्हें व्यक्तिगत आजादी प्राप्त थी। गुलाम को कोई मानदेय यानी कि किसी तरह की पेमेंट नहीं की जाती थी, जबकि गिरमिटिया मजदूरों को पेमेंट दिया जाता था। ये बेसिक अंतर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन जो है, प्रश्न का दूसरा भाग जो है वो पूछता है कि 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में ओवरसीज इमिग्रेशन यानी कि माइग्रेट जो हो रहे थे मजदूर, उसके कारण क्या थे। तो यह जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे आप ध्यान देंगे। मैं जो आपके सामने जो चीजें रख रहा हूँ ये जो है रिसर्च वर्क जो है वहां से मैंने लिया है, कुछ सीनियर्स जो है जिन्होंने रिसर्च किया है। तो 19वीं सदी में हो क्या रहा था कि 19वीं सदी में विश्व जो है तेजी से बदलने लगा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने सभी समाजों की काया पलट कर दी और विदेशी संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाह को उल्लेख किया है। जब इस तरह की बातें आप अपने आंसर में लिखते हैं तो आपका जो आंसर होता है वैल्यूएबल हो जाता है और बाकी से अलग हो जाता है। ये जो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ चीजें जो आपको शायद कोई नहीं बता पाएगा। तो इसमें क्या था, एक व्यापार प्रवाह होते हैं, एक श्रम प्रवाह होते हैं, एक पूंजी प्रवाह होते हैं। ये जो है अर्थशास्त्र की बात है, हम क्या कहाँ लिख रहे हैं, हिस्ट्री में लिख रहे हैं। तो 19वीं सदी में जो ब्रिटिश कालीन भारत में जो ओवरसीज माइग्रेशन हुआ था वह श्रम प्रवाह का उदाहरण है। अर्थशास्त्रियों ने विनिमय के लिए 3 प्रवाह का उल्लेख किया था, व्यापार, श्रम और पूंजी, जिसमें से यह जो मजदूरों का जो प्रवाह है वो श्रम प्रवाह है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि किसी भी इस तरह की घटना के लिए दो तरह के मुख्यतः दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। यह जो है इकोनॉमिक्स का टर्म है। वो कौन से फैक्टर है, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुल फैक्टर का मतलब एक जो कारक है जो खींचता है, सपोज मजदूर है, मजदूर को एक खींच रहा है, और दूसरा है पुश फैक्टर, मीन्स धक्का देने वाला कारक। एक जो है मजदूर को धक्का दे रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, एक मजदूर है जिसको एक अंग्रेज मॉरिशस ले जाना चाह रहा है, तो वो उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है। दूसरा मजदूर को धक्का कौन दे रहा है, तो धक्का दे रहा है एजेंट है, जो उसको बोल रहा है कि तुम्हें वहां पैसे मिलेंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उसका अंदर का मन भी जो है और एजेंट भी जो है उसको मोटिवेट करके उसको पुश कर रहा है। तो यहाँ दो तरह के फैक्टर काम कर रहे हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। जैसे आप पुल फैक्टर और पुश फैक्टर का जिक्र करेंगे आप अपने आंसर में, तो आपका आंसर टॉपर का होगा। अब इस पुल फैक्टर में क्या क्या थे, उस गिरमिटिया मजदूरों को माइग्रेट करने के लिए, उसको देख लीजिए। नई तकनीकों के विकास, उपनिवेशों से प्राप्त पूंजी और कच्चे माल की उपलब्धता ने यूरोप में औद्योगिक क्रांति को गति दी। नए मशीनों के आविष्कारों ने कारखानों को लगातार माल का उत्पादन करने में सक्षम बनाया, जिससे कारखानों को 24 घंटे चालू रखने के लिए श्रमिकों की मांग बढ़ गई। तो जब डिमांड बढ़ गया तो डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई करना होगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, 1807 में क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य में स्लेव ट्रेड को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो गुलामों का जो व्यापार होता था, जैसे अफ्रीका से, अमेरिका से गुलामों का व्यापार होता था, उन्हें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करके खतरनाक कामों में लगाए जाते थे। तो 1807 में जो है ब्रिटिश साम्राज्य में, जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसे बड़े महादेशों में ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ था। जब 1807 में जो स्लेव ट्रेड को बैन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तथा कठोर दंड लगा दिए गए, कानून के उल्लंघन पर 100 पाउंड प्रति दास, यानी कि एक गुलाम का व्यापार करते हुए यदि आप पकड़े जाते हैं तो 100 पाउंड 1807 में बहुत बड़ी रकम होती थी, भारी भरकम निर्धारित किए गए। तो इस फाइन को कोई भी व्यापारी देना नहीं चाहता था। तो स्लेव ट्रेड को धक्का लगा, बंद कर दिया गया जब कानूनन, तो धक्का लगा। तो मजदूरों की सप्लाई को बनाए रखने के लिए क्या किया गया, तो इंडेंचर सिस्टम को बनाया गया। कॉन्ट्रैक्ट पे मजदूर को लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 1814 में क्या हुआ कि ब्रिटेन का 1814 में ब्रिटेन जो है हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस पर कब्जा कर लिया, जिससे अंग्रेजों को भारत के समीप एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र प्राप्त हो गया और इसके लिए भी श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी। अब देखिए मॉरिशस की स्थिति को थोड़ा सा देखिए।
तो माजरा और समझ में आएगा। पहले क्या होता था, ये देखिए, जो ये रूट देखिए, ये इंडिया गोवा कोची दिख रहा है, मॉरिशस जो है वो यहाँ है, ये यहाँ है मॉरिशस, ठीक है। तो ये यहाँ से जाते थे, यहाँ से होते हुए जाएंगे, इधर लंदन जाएंगे, लिस्बन जाएंगे, पुर्तगाल, जो भी जाए, ये रूट था। ये जो यहाँ से जो स्वेज नहर का जो मार्ग है यहाँ, ये बाद में बना है, पहले ये स्वेज नहर नहीं बना था। तो इस इधर से हो रहा था, या बीच में इनको मिल गया मॉरिशस, तो यहाँ से मजदूरों को यहाँ डिपोर्ट करने लगे। यहाँ चीनी मिल थे, चीनी मिल में काम करने लगे, चीनी का उत्पादन होने लगा और अलग अलग बाजारों में बेचे जाने लगे। भारत एक खुद यहाँ से चीनी बन रहा है, चीनी यहाँ 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 जा रहा है, यहाँ जा रहा है, अफ्रीका भी जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है। इनका व्यापार का एक, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए मजदूर की जरूरत होती है। तो ये आपने समझ लिया मॉरिशस को। तो इसके लिए भी क्या हो गया, श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी। फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ये सब जो थे, अनेक देशों को इन लोगों ने गुलाम बनाया हुआ था। जैसे अन्य औपनिवेशिक शक्तियों को भी चीनी मिलों, रबड़ के बागानों तथा अन्य कारखानों को संचालित करने के लिए मजदूरों की तत्काल आवश्यकता पड़ी। श्रमिकों की इन मांगों को सुनिश्चित करने के लिए गिरमिटिया पद्धति का विकास हुआ, जिससे भारत में समुद्री पारिता यानी कि ओवरसीज माइग्रेशन प्रारंभ हो गया। ये रहा आपका पुल फैक्टर। अब पुश फैक्टर देखिए, ये जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। 18वीं सदी के आखिर में भारत में भयानक अकाल पड़े, जिसमें 3 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए। 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के अंत में मतलब कब, 1700 से 1799 के काल को क्या हो गया, ये हो गया 18वीं सदी। 1800 से जो स्टार्ट होगा वो हो जाएगा 19वीं सदी। तो 18वीं सदी के आखिर में मतलब 1750 के बाद के कालों में भारत में भयानक अकाल पड़े, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। इन अकालों की चपेट में मुख्य रूप से तमिलनाडु, बिहार और बंगाल आए। हालांकि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जिसमें बिहार और उड़ीसा सम्मिलित होते थे। क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार का पूछा गया है और बिहार के संदर्भ में हमें चर्चा करना है, इसलिए हमने बिहार को बंगाल से अलग करके लिख दिया है ताकि क्लैरिटी बनी रहे। तमिलनाडु, बिहार और बंगाल इसके चपेट में आए। इन राज्यों में लोग कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते थे। लोग मुट्ठी भर अनाज के लिए बिलखते थे। इतनी बुरी हालत थी, बच्चे छोटे छोटे मर रहे होते थे। तो उस समय में पिता क्या करेगा, वो कहीं जाएगा ताकि कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए, परिवार को जिंदा रखा जाए। ये बहुत बड़ा पुश फैक्टर था। साइकोलॉजिकली पुश तो कर ही रहा था, ये फिजिकली भी पुश कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में हुआ पहला बड़ा अकाल 1717 का बंगाल का अकाल था। पहले मैंने बताया, तो जो अकाल था 1770 का, यह बहुत ही भयंकर अकाल माना जाता है। लगभग 10 महीने की अवधि में बंगाल की लगभग 1/4 से 1/3 आबादी भूख से मर गई। हमारे देश का एक इतना बड़ा राज बंगाल प्रेसिडेंसी 1770 के अकाल में उसकी आबादी का 1/3 हिस्सा भूख से मर जाता है। अब आप बताएं, इससे बड़ा पुश फैक्टर क्या हो सकता है उनके प्लान के लिए। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इन व्यापारियों को देखो, करों में बेतहाशा वृद्धि कर दी। लोग भूख मर रहे हैं लेकिन इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है।
जिससे समस्या बेहद ही दयनीय बन गई। हम आप आज जितनी आराम से हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट दिया है, कष्ट देखा है। तो इतिहास इन्हीं अनुभवों को समझने के लिए पढ़ा जाता है और इन सब चीजों के लिए ही ये उपयोगी बना हुआ है। 1782-83 में मद्रास में अकाल पड़ा था। जैसे आपने ऊपर देखा कि मुख्य चपेट में क्या है, तमिलनाडु और बंगाल प्रेसिडेंसी इंक्लूडिंग बिहार एंड उड़ीसा। तो 82-83 में मद्रास में अकाल पड़ा था। 1783 में देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी में जो बिहार में भीषण अकाल पड़ा। यहाँ 1770 में, तुरंत 1783 में, जिसके अध्ययन हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमेटी ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन शोर को भेजा। इन्होंने ही अनाज संग्रह के लिए राज्य में बहुत बड़ी कोठी, अनाज की कोठी जिसे गोदाम भी कहते हैं, बनाने का सुझाव दिया। इसी अनाज की कोठी को आज आप गोलघर कहते हैं। उसके ऊपर चढ़कर पटना का दृश्य देखते हैं। यह एक इतनी बड़ी कहानी को अपने अंदर छुपाए हुए है। इस फैक्ट को जब आप प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे तो पढ़ने वाला आपको खुलकर मार्क्स देगा। वो काटना भी चाह रहा होगा तो नहीं काट पाएगा, क्योंकि आपका उदाहरण इतना जबरदस्त है, इतना सटीक है कि वो गदगद हो जाएगा। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली में लगान की दरें, वह लगान वसूली के तरीके कठोर होने के चलते भारतीय ऋणग्रस्तता व शोषण के शिकार हुए तथा जीव को उपार्जन हेतु समुद्र पार पलायन के लिए विवश हो गए। ठीक इसी तरह की स्थिति कृषि के वाणिज्यीकरण से भी उत्पन्न हुआ। इसके अलावा अन्य कारणों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के द्वारा ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए परंपरागत हस्तशिल्प आधारित उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया। परिणामतः दस्तकार, शिल्पकार जैसे लोग बेरोजगार हो गए और रोजगार की तलाश में इन्हें समुद्र पार पलायन को विवश कर दिया। ये रहा आपका पुश फैक्टर। यह एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसे लिमिटेड शब्दों में आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। अच्छा लगे तो सराहे। प्रश्न का तीसरा भाग है कि बिहार के विशेष संदर्भ में गिरमिटिया पद्धति के आलोक में विवेचना करें। तो इन सब चीजों को जो मिले हैं उसको एक कंसोलिडेट रूप देते हुए हम वर्तमान तक आ जाएंगे। देखते हैं इसमें कौन कौन सी नई चीजों को मैं शामिल कर पाया हूँ। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा मजदूरों को बागानों, खादानों, सड़क और रेलवे निर्माण की परियोजनाओं में काम करने के लिए सुदूर देशों में भेजा जाता था। भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया और बिहार का पश्चिमी एरिया, ये भी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि बिहार का कौन सा भाग गिरमिटिया मजदूरी के लिए प्रचलित था। तो बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया जो गोरखपुर का सटा हुआ है, और बिहार का पश्चिमी एरिया जो यूपी से सटा हुआ है, तथा मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से गिरमिटिया मजदूर भारत से बाहर जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में कुटीर उद्योग समाप्ति के कगार पे थे तथा जमीन का भाड़ा काफी बढ़ गया था। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे, लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे और उन पर कर्ज बढ़ने लगा। रोजी रोटी की तलाश में उन्होंने घर बार छोड़ना मुनासिब समझा। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से
ये देखिए, मैंने ऊपर जिक्र कर दिया था। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूरों को समुद्र पार भेजा जाता था। 10 सितंबर 1834 में, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, 10 सितंबर 1834 में एटलस जहाज से 36 भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया, जो मूलतः बिहार के थे तथा कलकत्ता में मजदूरी कर रहे थे। इस सेशन के प्रारंभ में भी मैंने बताया कि ब्रिटिश भारत के समय से ही बिहारी मजदूर भारत के अलग अलग राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं, और जब पलायन भी शुरू हुआ तो कोलकाता से स्टार्ट होता है, क्योंकि भारत की प्रारंभिक राजधानी जो थी ब्रिटिश भारत की, वो कोलकाता ही थी, और ये जो 36 मजदूर थे कोलकाता में मजदूरी कर रहे थे, वहीं से इनका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट पर इनका हस्ताक्षर जॉर्ज चार्ल्स ने करवाया था। यह 36 बिहारी मजदूर मॉरिशस पहुंचकर इंटोनेंट चीनी मिल में काम करना शुरू किया। 1838 तक 25,000 भारतीय मजदूरों को मॉरिशस पहुंचाया जा चुका था। अब सोचिए, छोटे से मॉरिशस आइलैंड पर 1834 में 4 साल में 25,000 भारतीय मजदूरों को भेजा जा चुका है, और अगले 80 वर्षों में 20 लाख से अधिक भारतीय 20 यूरोपीय उपनिवेशों में पहुंच गए। इसका एक डाटा है जो दिखा देता हूं। माइग्रेशन एंड मेमोरी, इंडिया टोटल जो है 14,32,600 इंडेंचर लेबरर्स फ्रॉम इंडिया, ये 1830 से 1870 के बीच का एक डाटा है। इसमें देखिए कहाँ कहाँ ये भेजे गए। जमैका, अदर ब्रिटिश वेस्ट इंडीज, बहुत सारे कंट्री है, त्रिनिदाद, ब्रिटिश गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ईस्ट अफ्रीका, नाटाल, साउथ अफ्रीका, रेयूनियन, मॉरिशस 4,51,800, फिजी, मलाया। इस तरह से 20 लाख से अधिक भारतीय 20 यूरोपीय उपनिवेशों में पहुंच गए, जिसमें से ज्यादातर कहाँ के थे? बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, और मध्य प्रदेश के थे। यह श्रमिक जहां गए वहां अपने साथ अपनी संस्कृति जैसे भाषा, भोजन और संगीत को भी लेकर गए। नई जगह पर मजदूरों ने एक अनूठे सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर दिया। जैसे त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले, जिसे होशो, इमाम हुसैन के नाम पर दिया गया नाम होशो नाम दिया गया। क्या है? विशाल उत्सवी मेले। उसमें सभी धर्म नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। ये जब वहां पलायन कर जाते हैं तो इस तरह का एक समाज बन जाता है, जिससे एक कई समाजों के मिश्रण से एक नया समाज बन जाता है। और जब आप तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, तो फिर वहां भाईचारा ज्यादा होता है। आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से आदमी की मूलतः 3 जरूरतें ही रही है: रोटी, कपड़ा और मकान। आधुनिक समाज में इन 3 के अलावा 2 अनुषंगी जरूरतें जुड़ गई है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जुड़ गया है। अब इसको वर्तमान में थोड़ा सा एक चर्चा देख लेते हैं कि वर्तमान परिदृश्य क्या है। बिहार से दुनिया के विभिन्न देशों में गिरमिटिया प्रणाली के अंतर्गत भेजे गए श्रमिकों में से 90% से ज्यादा पटना, शाहबाद, वर्तमान भोजपुर जिसे कहते हैं, और सारण जिलों से भेजे गए।
इनके अलावा गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों से भी गए थे। यह बिहारीपन ही है कि गिरमिटिया मजदूरों के वंशज आज दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। फिजी जैसे देशों में वहाँ के जो पीएम है, पहले जो पीएम थे वो बिहार के थे। आपके 2017 में जब बिहार आए थे तो पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था, और तभी यह क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। बिहारीपन का ही दम है कि वर्षों पहले बिहार से मॉरिशस, सूरीनाम आदि देशों में गए लोग वहां विभिन्न क्षेत्रों में कामयाब होकर महत्वपूर्ण पदों पर है। तो इन पदों का उपयोग करते हुए बिहार सरकार क्या कर सकती है कि बिहार में उद्योगों की स्थापना तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को इनके लिंक का उपयोग करना चाहिए। अगर प्रश्न में इस तरह की इससे रिलेटेड अगर प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बिहार से पलायन गिरमिटिया मजदूर के जो वंशज सभी विभिन्न देशों में मौजूद हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये आपका सॉलिड जवाब हो सकता है कि इनके उद्योग, बिहार में उद्योगों की स्थापना तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। इससे होगा क्या, बिहार में रोजगार की उत्पत्ति होगी और मजदूरों का पलायन बंद होगा, वो अपने घर में रहेंगे। इस तरह से आपने गिरमिटिया मजदूरी को अच्छी तरह से समझा। यहाँ मजदूरी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो पीटी के उद्देश्य से आप देख सकते हैं। पहले गुलाम थे, फिर गिरमिटिया मजदूर थे, उसके बाद बंधुआ मजदूर बन गए। बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन जो अधिनियम 1976 में आया और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। यह उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध करता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का उल्लेख कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में किया था। और ये सारी घटना जो है गिरमिटिया मजदूर की जो घटना है इसके आसपास ही हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से हुई है और हाल अभी 1 मई को आपने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया है। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।